नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। देश भर में नीट यूजी री एग्जाम से एक दिन पहले एग्जाम सेंटर के अलॉटमेंट में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। नागपुर के एक छात्र अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब ने अबू धाबी स्थित एक भारतीय स्कूल में सेंटर मिलने की शिकायत की। छात्र ने 19 जून को एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, तब ये गड़बड़ी देखी। छात्र के पास पासपोर्ट नहीं है, ऐसे में उसका विदेश जाकर परीक्षा देना संभव नहीं था। एडमिट कार्ड का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सफाई दी। एजेंसी ने कहा कि परीक्षा शहर में बदलाव छात्र के रजिस्टर लॉगिन से किया गया था। हालांकि छात्र के अनुरोध पर बाद में सेंटर नागपुर कर दिया गया। इसी तरह भुवनेश्वर की एक छात्रा को 2300 किलोमीटर दूर देहरादून में सेंटर मिला, जिसके बाद उसमें सुधार किया गया। अब एनटीए ने देश भर में मॉक ड्रिल किया था। अगर आपको याद हो, नीट यूजी री एग्जाम से पहले एनटीए ने शनिवार को देश भर में मॉक ड्रिल कर रहा है। एग्जाम को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस, जिला प्रशासन और जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनसे मिलकर ये सारी सिक्योरिटी ड्रिल की तैयारियां की जा रही हैं। और कल यानी कि 21 जून को ये पूरा री एग्जाम होगा। इसके लिए भारत के 551 और विदेश के 14 शहरों में 5000 से ज़्यादा एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। एनटीए के मुताबिक एग्जाम कंडक्ट कराने में 2 लाख से अधिक कर्मी, 674 सिटी कोऑर्डिनेटर्स और 6669 ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं। एनटीए के अनुसार एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन एंड पेपर मोड में होगा। पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी को अतिरिक्त समय देते हुए शाम 6:20 तक एग्जाम लिखने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, उसको भी पुख्ता क्यों नहीं करवा पा रही है। अब आपने वायुसेना के हवाई जहाज आपने लगा लिए, सारी एजेंसियों को आपने सुरक्षा के लिए लगा दिया गया, लेकिन जो आपका सिस्टम है वो अभी भी गड़बड़ी कर रहा है कि एग्जाम सेंटर, आप एग्जामिनेशन सेंटर भी ठीक से अलॉट नहीं कर पा रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर एक बड़े चर्चा का विषय बन गया है। हमारे साथ प्रोफेसर शशि शेखर सिंह हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर। आपका स्वागत है। हमारे साथ अंचल गुप्ता जी हैं, जो कि युवा हल्ला बोल के रिसर्चर हैं और खुद भी एक यूट्यूबर हैं। आपका स्वागत है अंचल। और मैं अंचल से ही शुरू करती हूँ कि अंचल, ये जो गड़बड़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं कि एडमिट कार्ड के सेंटर अलॉटमेंट में, ये क्यों नहीं ठीक हो पा रही है? इसकी गड़बड़ी का आखिर ठीकरा किस पे फोड़ा जाएगा? और अंत में ये भी मैंने कहीं पढ़ा कि एनटीए कह रहा है कि नहीं उस व्यक्ति ने ही सेंटर अपना सिलेक्ट किया था, जबकि उस लड़के के अबू धाबी और उस लड़के के पास पासपोर्ट तक नहीं है। नीलू जी, क्या अभी तक कहीं पर भी ये पता चला है कि एनटीए ने पिछले जो भी एग्जाम कराने थे अलग अलग क्षेत्रों के, चाहे वो सीयूईटी हो, चाहे वो नीट का 2024 हो, या अब ये वाला जो नीट अभी कैंसिल हुआ पेपर लीक की वजह से, उसमें वजह क्या थी, कहां पर क्या गड़बड़ पाई गई, किसको कौन से कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, किसकी क्या जिम्मेदारी थी, उसमें क्या पकड़ा गया, क्या पाया गया, कुछ भी पता नहीं चला है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो पूरा क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? बोलिए। हाँ, बोलिए। जी जी जी। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो अंदर से, चाहे वो तकनीकी पूरा सिस्टम हो, चाहे वो प्रशासनिक सिस्टम हो, जवाबदेही का सिस्टम हो, वो पूरी तरह से सड़गल चुका है। जो है, जब तक जवाबदेही ऊपर के स्तर तक तय नहीं होगी, जब तक पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं आएगी और ये बताया नहीं जाएगा कि ये पूरी प्रक्रिया होती क्या है। हमें तो किसी को ये तक ठीक से नहीं पता है। कहीं कहीं कभी कभी समाचार आए हैं कि एनटीए में कुल मिला के परमानेंट एम्प्लॉइज मुश्किल से 20-25 भी नहीं होंगे। सब कुछ तो आउटसोर्स करा जाता है। तो एनटीए तो बेसिकली एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है और कुछ नहीं है इस सरकार की। वहां बैठ के कुछ, ये कहना तो नहीं चाहिए, बट ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ क्लेरिकल रोल प्ले कर रहे हैं। बस कोई भी उनको आके जो है अपनी बिड देता है कि मतलब उन्होंने कोई भी बिड को क्या कहेंगे अब हिंदी में, मैं अभी शब्द नहीं आ रहा दिमाग में, लेकिन कोई भी अपना कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो भरता है, टेंडर वो भरता है और उसको दे दिया जाता है कि बस आप करा लो जैसे भी कराना है। उसके अलावा अगर कोई और अंदर स्तर पे मिली भगत है, वो तो कोई पारदर्शी जांच से ही सामने आएगी। तो और जैसा कि सरकार का पूरा चरित्र रहा है, पूरा इनका 12 साल का वो देख लें,
कोई भी किसी भी तरह के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो, किसी भी तरह के सामूहिक अधिकारों का उल्लंघन हो, किसी भी तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लंघन हो, किसी भी तबके की, किसी भी समूह की, ये उन्हीं को केस डाल के उन्हीं को जेल में कर देते हैं। ये तो इनकी पुरानी वो है। तो इसमें कौन सी नई बात है कि अगर अभ्यर्थी पे ही डाल दिया कि तुम्ही ने गलत भरा था, तुम्ही ने वो किया था। जब आज तक एक शब्द बोला है सरकार में से किसी ने भी, इतने वक्त से इतने सारे समूह, इतने सारे राजनीतिक दल, इतने सारे जो है नागरिक समाज के लोग मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, एक शब्द बोला गया है किसी कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा या प्रधानमंत्री जी के द्वारा? कुछ नहीं बोला गया है। ये सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कोई नया ऐसा इनके हाथ में वो आ जाए जिससे कि ये पूरा नैरेटिव मोड़ दें। चाहे अब वो कुछ नए झूठे सबूत की एक ट्रेल बना देंगे कि ये सारे एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, एक बार फिर से देश के हजारों साल के इतिहास की सबसे महान राष्ट्रवादी सरकार के खिलाफ, सबसे बड़ी देशभक्त सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें मुझे अब तो कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। जब तक एनटीए नाम की संस्था जो वर्तमान स्वरूप में रहेगी, वर्तमान उसकी रूपरेखा बनी रहेगी, तब तक कोई आशा नहीं है कि कोई बदलाव होगा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, एनटीए के जो भी हेड हैं उनको हमेशा से हटाना होगा, और एक सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जजेस की उसमें एक पारदर्शी जो है जांच होनी चाहिए, तभी सच निकल के आएगा। टीसीएस जैसी एक संस्था, टीसीएस जैसी एक कंपनी, उसकी अच्छी खासी एक सहयोगी संस्था है जो बहुत अच्छे एग्जाम कराती है। कभी कभी उनसे भी गड़बड़ हुई है पर उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। उनको क्यों नहीं दे दिया करवाने के लिए, जब आपके बस का नहीं है कुछ करवाना खुद से? तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और मुझे कोई 6 महीने बाद, 8 महीने बाद जब अगले साल के इम्तिहान होंगे फिर उसमें कुछ हो जाए, कोई इसमें वो नहीं है। नहीं, लेकिन इतना कुछ हो गया। मैं प्रोफेसर शशि शेखर सिंह के पास आती हूँ कि सीबीएसई के छात्रों की दिक्कत आई, फिर उसके बाद नीट पेपर लीक हुआ, अब जब दोबारा री एग्जाम हो रहा है, री एग्जामिनेशन के पहले अब सेंटर ही गलत अलॉट किए जा रहे हैं किसी को। अब वो बात दूसरी कि लास्ट मोमेंट पे कोई चेंजेस करें। आखिर ये एनटीए कर क्या रहा है? क्या एनटीए की कोई जवाबदेही नहीं है? इस तरीके की केयरलेसनेस पर क्या कहा जाए कि बच्चा नागपुर में है, उसका जो सेंटर है वो अबू धाबी में अलॉट हो रहा है। जी नमस्कार। देखिए नीलू जी, मैं पहले से ये बात बार बार दोहरा रहा हूं कि एनटीए की जो कैपेसिटी है वो इतने सारे एग्जाम को कराने की नहीं है, वो ओवरलोडेड है। और ये जो ओवर सेंट्रलाइजेशन है, ऐसी स्थिति में एनटीए लगातार अपने कार्य को ठीक से करने में सफल नहीं हो रहा है। अभी आपको फिर दिख गया भाई, पेपर लीक की बात तो अब पीछे रह गई। अभी विद्यार्थियों के सेंटर को लेकर के आखिर ये गलती, और कल्पना कीजिए कि भारत के किसी विद्यार्थी को अबू धाबी में सेंटर कैसे मिल सकता है, और ये कह देना मात्र कि नहीं विद्यार्थियों ने अपनी स्वेच्छा से जो है वो सेंटर भरा है, ये तो दूसरे पर दोष लगाने की बात है। और जब तक आप दूसरे पर दोषारोपण करेंगे तब तक कोई भी करेक्शन नहीं हो सकता है। इस सरकार की नियति और इनकी जो है, इनका जो चरित्र है, वो हमेशा दूसरे पर ये जिम्मेदारी थोपते हैं, और यही कारण है कि उसका कोई निवारण नहीं होता है। तो अभी भुवनेश्वर के विद्यार्थी का मामला हो या नागपुर के विद्यार्थी का मामला हो, ऐसी कई प्रकार की कमियां सामने आ रही हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार तो एनटीए है ना। और क्यों जिम्मेदार है? मैं बार बार कर रहा हूं कि ओवर सेंट्रलाइजेशन ये बहुत खतरनाक चीज है। यानी कि आप 22-23 लाख विद्यार्थियों का, ये तो नीट का मामला है, देखेंगे सीयूईटी का मामला या और बहुत सारे एग्जाम। तो वैसे स्थिति, अभी सीयूईटी का भी एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया भाई। एग्जाम खत्म हो गए, जून समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन सीयूईटी के भी रिजल्ट अभी नहीं आए। इसका मतलब क्या होता है? जो ओवरलोडेड होने की वजह से ये कार्य को ठीक से करने में सक्षम नहीं है। और जब सक्षम नहीं है तो इस एनटीए को बनाए रखने की क्यों आवश्यकता है? सवाल ये उठेगा ना, क्यों? इसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं हो रही है। और इस बार पेपर लीक के बाद तो देखिए प्रोफेसर सिंह, जो बेसिक चीजें हैं, जो कि नीट एस्पिरेंट्स के एक फादर हैं जिसका ये डाउनलोड नहीं हो रहा था और जिसका सेंटर अबू धाबी में मिला, वो ये कह रहा है कि मेरा बेटा अपने फॉर्म एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर रहा था, कई बार उसने डाउनलोड किया तब जाके वो डाउनलोड हुआ, और फाइनली जब वो डाउनलोड हुआ तो उसका एग्जाम सेंटर अबू धाबी में पड़ा। नाउ इमेजिन गिविंग अ फॉरेन कंट्री एज एन एग्जाम सेंटर फॉर इंडियन एग्जाम। ये कहाँ का, मतलब ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन है? इस पर कोई सवाल पूछेगा?
नहीं नहीं, आप एक बार देखिए, कुछ तो विदेशी सेंटर भी हैं जहां पर एग्जाम जो हैं ये करा रहे हैं, कुछ विदेशी सेंटर हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है भाई, जिन्होंने विदेशी सेंटर के लिए ऑप्ट किया होगा उन्हें विदेशी सेंटर मिले, लेकिन जो भारत के रहने वाले हैं वो कोई भी विदेशी सेंटर को ऑप्ट क्यों करेगा? तो ये तो सीधे सीधे सवाल है, ये नाकामी जो है एनटीए की है। अब उनका टेक्निकल और जो भी उनका फॉल्ट है, क्यों ऐसा हो रहा है? मैं बार बार यही सवाल उठा रहा हूं कि अगर आपकी क्षमता के बाहर आप पर जिम्मेदारी थोप दी जाएगी या आप अपनी क्षमता के बाहर जिम्मेदारी ले लेंगे तो निसंदेह आप उस काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे। ये बार बार कहा जा रहा है, और एनटीए की बार बार ऐसी विफलता के बावजूद जो है एनटीए को न तो रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है, न तो एनटीए को, बल्कि मैं तो मांग लगातार कर रहा हूँ और तमाम लोग, बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि एनटीए को एबॉलिश किया जाए। फिर इस तरह के एग्जाम को सबको डिसेंट्रलाइज कीजिए। क्या पहले इसी तरह से एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पे होते थे क्या? भाई स्टेट्स अपने मेडिकल के अपने एग्जाम कराते थे, इंजीनियरिंग के अपने कराते थे, और दिल्ली विश्वविद्यालय और सेंट्रल विश्वविद्यालय में तो 12th के रिजल्ट के आधार पर, मेरिट पर जो है वो एडमिशन होते थे। सवाल ये उठता है कि विद्यार्थियों को, और दूसरा भी देखिए कि एक तरफ विद्यार्थियों पर कितना आप जो है मानसिक दबाव बढ़ा रहे हैं, कितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बोझ डाल रहे हैं। 12th किया मेहनत से, फिर उसको सीयूईटी देना चाहिए अगर वो एडमिशन चाहता है, फिर वो जो है मेडिकल में अगर एडमिशन चाहता है तो उसको देना होगा, अगर कोई इंजीनियरिंग में चाहता है तो उसको देना। अरे भाई इतने सारे एग्जाम होते हैं क्या? किस प्रकार की पद्धति? आप 12th को आपने एक बार जो है मेरिट के आधार पर कर दिया, बाकी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा सवाल, ये क्यों पूरे भारत को एक ही सेंटर से कंट्रोल करने की योजना है? ये सेंट्रलाइजेशन हमेशा वो एक प्रकार की जो है, जिसको कहते हैं ना कि इनएफिशिएंसी को बढ़ावा देता है। वो इफिशिएंसी हो ही नहीं सकती है क्योंकि क्षमता तो लिमिटेड है ना। अब टेक्निकल जो ग्लिचेज आ रहे हैं या सारी जो परेशानियां क्यों हैं? इतने विद्यार्थी और उनकी क्षमता इतनी नहीं है और वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री ऐसा नकारा शिक्षा मंत्री है और सरकार ही नकारा है जो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में सब कुछ राम भरोसे है, और राम भरोसे अब क्या है? तो राम मंदिर में भी चोरी हो रही है, तो राम भी अब इनको जो है बचाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि तो राम का माल खुद ही लुट रहा है। तो क्या करेंगे? अब वहां चोरी हो रही है। तो मुझे लगता है कि एक सवाल बार बार ये उठना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है, पहले तो आप एनटीए को, चलिए अब कल तो एग्जाम है, जैसे भी निपट जाए, पता नहीं इसमें भी बाद में पता चले कि पेपर लीक हो गया, एयरक्राफ्ट से गए, ये गया, वो हो रहा है, मॉक ड्रिल हो रहा है, पता नहीं जो भी हो रहा है। लेकिन ये कमियां कभी भी उजागर इनकी हो सकती हैं और कमियां हैं। मजे की बात तो ये है कि कभी चोरी पकड़ी जाती है, कभी चोरी पकड़ी नहीं जाती है। चोरी हो रही है, लगातार चोरी हो रही है। अभी तो एक ये यूपीएससी के प्रीलिम्स की खबर आ रही थी कि कुछ कोचिंग सेंटर के जो हैं इतने सारे जो है क्वेश्चन एकदम 82 82 समथिंग जो है वो आ गए। यानी कि ये खबरें लगातार, मैं नहीं जानता कि ये खबरें कितनी सच है या कितनी झूठ है, लेकिन ये खबरें क्यों आ रही है? विश्वसनीयता का सवाल है, क्रेडिबिलिटी का सवाल है, क्योंकि सरकारी तंत्र पर लोगों का विश्वास उठ गया। और यही कारण है कि अगर कोई बात गलत भी अफवाह के रूप में भी आ जाती है तो लोगों को लगने लगता है कि नहीं ऐसा हुआ होगा। क्यों? ऐसा कई बार हुआ है। तो जब ऐसा कई बार हुआ है तो इसको दूर करने की तो कोई सरकार ने कोशिश ही नहीं की। प्रधानमंत्री की तो अपनी कोई जिम्मेदारी, पीएमओ सब चीज को कंट्रोल करता है, लेकिन वो विदेश की यात्रा से, विदेश में आनंद लेने से उन्हें फुर्सत नहीं है, और विदेश से देश में आएंगे तो चल पड़े बंगाल की ओर, चल पड़े उधर, फिर चुनाव की जिम्मेदारी। तो मुझे लगता है कि खुद ही उनकी जो इनएफिशिएंसी है वो तो जिम्मेदार है ही, और पूरा तंत्र इस कारण से इनएफिशिएंट हो गया है। शिक्षा विभाग की तो क्या हालत आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मैं जो कुछ सवाल उठा रहा हूं, एक, आप इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को खत्म कीजिए, 12th का आधार पर जो भी एडमिशन जहां भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उसको रिस्टोर कीजिए, और साथ ही साथ ये मेडिकल और ये जो इंजीनियरिंग और तमाम ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको भी राज्यों को डिसेंट्रलाइज करके दीजिए। कुछ जो जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के होते थे, पुणे के जो है वो एयरफोर्स के, वो सारे कुछ एग्जाम को सेंट्रलाइज रखिए, रेस्ट को आप जो है वो डिसेंट्रलाइज कर दीजिए। तो डिसेंट्रलाइज होने से एक तो विद्यार्थियों को भी सुविधा होगी और दूसरे जो है वो इफिशियंसी बढ़ेगी। फिर वो चेक्स एंड बैलेंस के लिए वो कीजिए कि किस प्रकार की गलती नहीं हो ये, लेकिन जिम्मेदारी तो कोई ले।
आपने इस बार देखा कि एनटीए के डायरेक्टर को भी नहीं हटाया गया। तो मजे की बात देखिए कि कम से कम जो है 2 साल पहले उनको हटाया तो गया था, भले कहीं और नियुक्ति कर दी गई, लेकिन इस बार तो वो भी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि सरकार ने मान लिया कि जो कुछ हो रहा है होने दो, और 11-12 लगातार विद्यार्थियों को, अभी तो गाजियाबाद में भी एक विद्यार्थी के सुसाइड की खबर। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? विद्यार्थियों को इतना दबाव, इतनी निराशा उससे मिली है, और उनका विश्वास इस पूरी व्यवस्था पर खत्म हो गया है। उन्हें लगता है कि एक बार एग्जाम दिया, पता नहीं इस बार क्या होगा। और इतने तनाव में आप कल्पना कीजिए ना कि 2 विद्यार्थियों का सेंटर अगर यहाँ से वहां, वो कितने तनाव में होंगे। वो अपनी तैयारी करेंगे या अपने तनाव में कि कहाँ मेरा सेंटर, एग्जाम दे भी पाएंगे नहीं दे पाएंगे। ये बहुत सारे गंभीर सवाल हैं। दुख इस बात का है कि सरकार किसी बात के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, और ये लगातार जो है जनता के साथ और युवाओं के साथ विश्वासघात कर रही है। जी। लेकिन जो बात अभी एनटीए की अकाउंटेबिलिटी की है या एनटीए को हटाने की है, अभी तो ऐसा लग रहा है कि सरकार की प्राथमिकता है कि बस किसी तरह से री एग्जाम ठीक ठाक हो जाए, और उसके लिए अंचल ऑप्टिक्स पूरा प्ले आउट हो रहा है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है, हवाई जहाज से सारे पेपर्स आएंगे और सारी सुरक्षा का इंतजाम किया हुआ है। लेकिन जो बेसिक सिस्टम है, अब वो इनका सॉफ्टवेयर का फ्लॉ है या क्या चीज है, क्या गड़बड़ी आपको लगती है कि जो चीज एड्रेस नहीं कर पा रहे? अब अगर नागपुर में बैठा बच्चा अपना फॉर्म नहीं डाउनलोड पर कर पा रहा है, तो इसमें किसकी गलती है? अगर उसको फाइनली फॉर्म डाउनलोड करके मिलता है और वो फॉर्म, उसका सेंटर अबू धाबी में आता है, तो वो बच्चा आज उसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है और बच्चे को गलत कैसे ठहराया जा सकता है? इसकी जवाबदेही कैसे सेट होगी? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो छोड़ दीजिए, अभी वो तो बहुत दूर की बात है और पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, लेकिन इमीडिएट कंसर्न्स क्या है, सरकार उनको कैसे दूर कर सकती है? नीलू जी, सबसे बड़ा कंसर्न तो सीधा सीधा ये है कि जैसा प्रोफेसर साहब ने अभी एक सबसे बड़ा सवाल तो ये उठाया, एक बुनियादी सवाल तो ये है कि जिस तरह से ये बहुत सारी प्रवेश परीक्षाएं होती हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रकार के ज्ञान को पाने और कौशल को पाने के डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए, क्या ये इस तरह से परीक्षाएं होनी चाहिए? क्या उन परीक्षाओं का पूरा ढांचा, उनकी प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए? ये अपने आप में एक सवाल है। मैं भी ये मानता हूं कि इनमें से कुछ कुछ क्षेत्रों में होने वाली प्रवेश परीक्षाओं में जो है बदलाव की ज़रूरत है, जो वास्तव में आज की दुनिया की, उद्योगों की और अलग अलग क्षेत्रों की जो रोज की जिंदगी की ज़रूरतें हैं, या जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में काम होता है, आमतौर पर क्षेत्रों के कार्य लोग अपने जीवन काल में काम करते हैं, उसमें जिस तरह से उन कौशल का और उन ज्ञान का प्रयोग करते हैं, तो उस प्रकार से ही प्रवेश परीक्षाएं भी नए सिरे से उनका एक ढांचा, उनका एक पूरा फॉर्मेट बनना चाहिए, जिसमें असली जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले ज्ञान और कौशल को कुछ हद तक जो है उसकी परीक्षा ली जा सके। सिर्फ क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में इसमें बहुत सारी गड़बड़ है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि ये पिछले सालों में और जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस हिसाब से युवा वर्ग आज भी हमारा बहुत बड़ा है, पिछले सालों के हिसाब से एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले हर साल में कितने अभ्यर्थी होंगे, उनका जो टोटल डेटा होगा वो कितना होगा, कौन से डेटा को कहाँ स्टोर करना पड़ेगा, कहाँ चेंज करना पड़ेगा, क्या क्या उसमें जो है वो फीचर्स देने पड़ेंगे उस पूरे ऑनलाइन सिस्टम में, उस एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सिस्टम कह सकते हैं, उसमें टेक्निकल टर्मिनोलॉजी तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन अगर सीधे शब्दों में बात की जाए कि 22, 23 या 25 लाख अभ्यर्थियों का डेटा स्टोर होगा, वो डेटा ऐसा हो कि हर एक 25 के 25 लाख अगर कुछ ना कुछ चेंजेस करना चाहे तो वो उसमें चेंज कर सके। ठीक है, ऐसा इस तरह से इतना ट्रैफिक, वो वेबसाइट, वो डेटाबेस, वो पूरा सर्वर्स जो है उनके, जिन सर्वर्स पे सब स्टोर हो रहा है, वो सर्वर्स इतना ट्रैफिक ले सकें। उसके अलावा जो लोग हैं जो ये पूरे सर्वर्स पे बैठे हुए सारा कुछ देख रहे हैं, जो ट्रैफिक आ जा रहा है, सिक्योरिटी का देख रहे हैं, डेटाबेस का देख रहे हैं, सब तरह का जो बाकी चीजें हैं देख रहे हैं टेक्निकल, वो इतने केपेबल हैं या नहीं है, वो जो सारे लोग हैं वो इतनी संख्या में है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें पैरेलल में बैठ के देखनी पड़ती हैं। सिर्फ 2 ही व्यक्ति, 4 व्यक्ति या 10 व्यक्ति ही, इतने सारे लोग अगर कुछ ना कुछ एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एक एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको देख रहे हैं, तो सब एक साथ नहीं देख सकते सिर्फ 10 लोग। तो हो सकता है कि 70, 80, 100 लोगों की जरूरत, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं एक अंदाजे से ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मुझे इस तरह का ज्ञान नहीं कि आज की जो कंप्यूटर साइंस की और सॉफ्टवेयर और इंटरनेट की तकनीक है वो इस स्तर पे पहुंच गई है कि
किस तरह की परिस्थितियों में किस तरह का कितना जो ज्ञान है उसको किस तरह से प्रोसेस करना है, किस तरह से स्टोर करना है, किस तरह से उसको लगातार शेयर करना है दूसरे लोगों से, उसके आधार पे कितने लोगों की और किस स्तर की उनकी तकनीकी ज्ञान की जरूरत है। तो ये बहुत सारी चीजें। फिर उसके बाद कई स्तर होते हैं, सीढ़ियां होती हैं कि जवाबदेही तय होगी अलग अलग स्तर पे क्या क्या गड़बड़ हुई है, उस गड़बड़ का कितना प्रभाव किस पे पड़ रहा है, उस स्तर पे जवाबदेही भी तय होती है। कहीं किसी एक सेंटर पे कोई गड़बड़ हुई, कोई एक जगह पे एक दो कंप्यूटर सिस्टम्स में कोई गड़बड़ हो गई, कहीं पे कोई छोटा सा कुछ पार्ट है सॉफ्टवेयर का या कुछ पार्ट है डेटाबेस का, वो गड़बड़ हो गया जो है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सबकी जवाबदेही तय होती है। और इस सब के लिए आज जो है पूरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के, हमारा देश तो एक अच्छा खासा हब है, इसमें बहुत ज्ञान और कौशल के लोग मौजूद हैं आईटी इंडस्ट्री में। फिर भी जो है हमारी अपनी सरकार जो है अमृत काल की और उसकी बात करती है, क्या नाम है कि अमृत काल चल रहा है और हम विश्व गुरु बनेंगे। जो है अमृत काल को जहर काल बना के वही जहर काल जहर पिला रहे हैं, विश्व गुरु बना दिया है। बिल्कुल जो है, और कोई हालत है। हाँ, अब मैं अंत में प्रोफेसर सिंह के पास आऊंगी कि कमेंट अब कल उम्मीद हम सब करते हैं कि नीट का री एग्जाम ठीक ठाक हो जाए, लेकिन क्या कहेंगे अंत में बहुत ब्रीफली? जी सर। जी, वो तो तय है कि कल जो है फिर से एग्जाम हो रहा है और इस एग्जाम को ठीक से संपन्न कर लिया जाए, विद्यार्थियों को फर्दर कोई परेशानी नहीं हो। तो ये तो हम सबकी कामना है कि ऐसा हो, लेकिन आगे क्या होगा ये तो अभी देखना है। जो एक मूल बात इसमें आई कि जो 3 मई के एग्जाम में पेपर लीक हुए, आज तक ये जानकारी नहीं है कि आखिर ये पेपर लीक कहां से हुआ, कौन जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ। और इसीलिए जब किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होती है, जब कमियों को, यानी जो कारण है, परिणाम तो पेपर लीक है, कारण क्यों, और जब तक आप कारण के विषय में निश्चिंत नहीं होंगे तो भविष्य में भी उसकी संभावना बनी रहेगी। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के युवाओं के साथ इस बार पेपर लीक का कोई सामना ना करना पड़े, प्रॉपर एग्जाम हो और जिन्होंने मेहनत की है उन्हें सफलता मिले। हम तो इतनी ही कामना करते हैं। जी धन्यवाद। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर सिंह, अंचल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जी धन्यवाद।